जय माता दी आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फिर आज की इस क्लास में हम आप कोऑर्डिनेट कंडीशंस जैसा कि कंटिन्यू है हमारा, और उसमें हमने क्या देखा अभी तक, एंड को हमने डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर को। ठीक है, फॉर आप जानते हैं एक कोऑर्डिनेट कंडीशन होता है ये, और कोऑर्डिनेट कंडीशंस चार प्रकार के आपने देखे थे, क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। तो फॉर जो है वो इलेटिव है, फॉर हो गया और तो सॉरी फॉर एंड सो ये इलेटिव होते हैं। तो आज हम फॉर को डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि फॉर जब कंडीशंस के रूप में आता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और बेसिकली ये सो क्या करता है। हमने अक्सर फॉर को देखा होगा एज अ प्रीपोजिशन के रूप में, जैसे आई कम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूं, राइट। तो यहां पर क्या है, फॉर वो प्रीपोजिशन है, राइट। आज हमको देखना है फॉर एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्लियर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है बच्चों। अब देखिए, फॉर जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो वो हमेशा सेंस किसका देगा, बिकॉज का। कहने का मतलब जहां पर आप बिकॉज यूज करते हो, हिंदी में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि क्या सेंस आएगा, ठीक है ना। एक तरीके से अब ये सो क्या करेगा, कॉज, या फिर इसी को हम आप रीजन कहते हैं, ठीक है। कॉज या रीजन जिसे आप कारण समझते हो ना, एक कारण बताएगा, ठीक है। कॉज इफेक्ट, ठीक है। कॉज होगा तो इफेक्ट जरूर होगा उसका, जैसे वो घर में ही रुकी रही क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि वो बीमार थी। तो कॉज क्या था, बारिश का होना, बीमार होना उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो घर में रुक गई, राइट। इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। हिंदी में हमेशा सेंस इसका क्योंकि ही आता है, ठीक है। अब बिकॉज बचपन से ही बच्चे सुनते रहते हैं और वो एक कॉमन यूज बन चुका है हमारे लिए ना। जैसे भिंडी है तो हम उसे क्या कहते हैं, लेडीज फिंगर, जबकि जो वर्ड है भिंडी के लिए वो क्या है, ओकरा है, ओके आर ए, राइट। अब रीजन क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कॉमन यूज में आ जाते हैं, डेली यूज में आ जाते हैं हमारे, तो वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं, इजी टू यूज हो जाते हैं, राइट। तो फॉर जो सेंस देगा वो बिकॉज का ही देगा। तो जहां पे आप बिकॉज का यूज करते हैं वहां पर आप फॉर लगा सकते हैं, एकदम सही होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस फर्क क्या है, बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा सेम रैंक के स्ट्रेचेस को ऐड करेंगे, समझ में आई बात ना। यानी कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही ऐड करेंगे, ऐसे ही अगर कोई क्लॉज है तो वो क्लॉज को क्लॉज से ऐड करेंगे, ठीक। और एक खास बात जानिएगा फॉर के बारे में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सॉरी सीसी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे ये जब क्लॉज को ऐड करते हैं, किसको, क्लॉज को, याद रखिएगा। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्लॉज को ऐड करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में एक चीज ये है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस टेक अ कॉमा बिफोर देम, वो अपने पहले एक कॉमा लेते हैं, लेकिन कब, ये हमको जानना है। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे तो कॉमा नहीं लेते हैं, फ्रेज जोड़ेंगे, फ्रेज को फ्रेज से ऐड कर रहे हैं तो वहां पर वो कॉमा नहीं लेंगे, लेकिन जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्लॉज को ऐड करते हैं तो उनके पहले कॉमा लगाना पड़ता है, राइट। और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर कंजंक्शन है तो एक क्लॉज इधर हो गई, फिर एक कंजंक्शन आ गया, जैसे मान लो हमारा फॉर आ गया कंजंक्शन, ठीक है। क्लॉज लिखा हमने, कॉमा लगाया, फिर क्या लिखा, फॉर लिखा, ठीक। अब प्लस यहां पर क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी क्लॉज हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात। तो
फॉर के पहले कॉमा लगना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जब क्लॉज को ऐड करेंगी तो अपने पहले कॉमा लेंगी, पहली चीज। ये दोनों की दोनों जो क्लॉजेस हैं मस्ट बी इंडिपेंडेंट। बोथ क्लॉजेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होते हैं वो कभी भी सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होंगे वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज कही या मानी जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो फॉर कंजंक्शन है हमारा एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे। तो इस सिचुएशन में ये दोनों जो क्लॉज होगी हमारी वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि ये जो क्लॉज नंबर 1 हम वहां पर लिखे हैं और ये क्लॉज 2 लिखे हैं, तो क्लॉज नंबर 1 भी अपनी मीनिंग देने के लिए इस पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, क्लॉज नंबर 1 अपनी मीनिंग देने के लिए क्लॉज नंबर 2 पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक वैसे ही क्लॉज नंबर 2 अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, अपनी मीनिंग को देने के लिए, पूरा करने के लिए क्लॉज नंबर 1 पे भी डिपेंड नहीं होगी। ये आप जानते रहिएगा, इसी को हम आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लियर? ओके, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्लियर हो गया होगा आप। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया। एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में फॉर कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हमेशा याद रखें, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है तो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेगा, यानी कि फॉर के साथ दोनों जो क्लॉजेस लिखी जाएंगी वो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होगी, अपनी मीनिंग को देने में समर्थ होगी। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? हिंदी में सेंस क्या होगा उनका? बिकॉज, सॉरी, हाँ, क्योंकि, और इंग्लिश में बिकॉज। जैसे देखिए लिखा गया पहला सेंटेंस में, देखिए आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी गया। फॉर, अब इस फॉर की जगह हम आप चाहें तो बिकॉज यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज के पहले कॉमा नहीं आएगा। तो चाहे आप बोलो आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज आई हैड एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था इसलिए मैं आज जल्दी गया। कॉमा नहीं आएगा उसके पहले, लेकिन फॉर लिखेंगे तो कॉमा आएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंडीशन है। तो क्या लिखा हमने? आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी गया। फॉर, अब यहां पर हिंदी में सेंस क्या आएगा इसका? क्योंकि। क्योंकि देखो आपको के लिए वाला ध्यान में आ रहा होगा ना, क्योंकि बेटा वो प्रीपोजिशन था। जैसे ही कम्स हियर या फिर ही कम्स टू यू फॉर मनी, वो तुम्हारे पास पैसे के लिए आता है। तो यहाँ पर फॉर यू, फॉर मनी, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा जरूर, क्योंकि वही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर ये कंजंक्शन है और इसका सेंस क्या आएगा? क्योंकि, बिकॉज। ओके, दूसरा आप देखें, द स्ट्रीट्स आर वेट, जो स्ट्रीट्स मतलब गलियां हैं वो भीगी हुई हैं। फॉर, क्योंकि इट रेन्ड लास्ट नाइट, क्योंकि पिछली रात क्या हुई थी? बारिश हुई थी, इस वजह से भीगी हुई थी। नेक्स्ट, आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूं। फॉर, क्योंकि आई एम बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं। आई कांट गो बिकॉज आई एम बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूं इसलिए नहीं जा सकता हूं। बिकॉज बेटा ना क्या है कि बहुत चलन में है, यूज में है। मैंने कहा ना कि वो बहुत कॉमनली हम आप यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं, इसलिए वो हमको थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता। हमको लगता है कि जाना पहचाना है। और इसी समय जब हम आप फॉर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये लग रहा है ना, ये क्या, जो जान समझ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस चीज को बेहतर समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो अभी पहली बार इस चीज को इस अप्रोच से पढ़ रहे होंगे उनके लिए एक विशेष ये दिक्कत आ रही होगी कि यार ये क्योंकि, के लिए। तो ध्यान दो बेटा, जो के लिए हो रहा है भाई वो प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर क्योंकि का सेंस दे रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, कॉमा इसके पहले लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें
तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आप जानते हो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। तो ये रहा हमारा कन्वेंशन जो कि जोड़ने का काम करता है। ये क्या हो गई, ये क्लॉज हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आप जानते हो ना, बार बार बताया हूं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज? द डिफरेंस इज दैट basically both are the parts of the sentence, but phrase has no subject verb combination, clause has subject verb combination, that's it। clause के बाद clause subject verb combination होता है, जबकि phrase के पास अपना कोई subject verb combination नहीं होता है, ये चीज। तो यहाँ पर subject verb combination था इसलिए ये clause है। फिर यहाँ पर आप देखिए ये रहा सब्जेक्ट और ये क्या रही वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यानी कि इट रेन्ड लास्ट नाइट, ये भी एक क्लॉज है। बस ध्यान ये देना है आपको कि कोऑर्डिनेट कंडीशंस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज को नहीं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन ऐड किसी को जोड़ता नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हो। वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा और उसका ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। वो जोड़ता नहीं है बच्चों, लेकिन ये जोड़ रहा है क्योंकि ये कंजंक्शन है। आई कांट गो फॉर आई एम बिजी, आप ऐसे भी बोल सकते हो आई कांट गो बिकॉज आई एम बिजी, ओके, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, सरला स्टेड होम, सरला घर पे रुकी, फॉर क्योंकि सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी या फिर बीमार थी, ऐसा कह सकते हैं, राइट। अब देखिए सरला कहाँ रुकी, घर पे, ये तो हो गया इसका इफेक्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। इसको आप रिजल्ट कह लो, क्या कह लो, रिजल्ट कह लो। ये था रीजन, कॉज जिसको आप कहते हैं, या फिर रीजन। समझ में आई बात? वो बीमार थी, ये था रीजन, उसका इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि वो घर पे रुकी। आई लिफ्ट अर्ली, मैं जल्दी गया, ये तो क्या हो गया है, ये रिजल्ट हो गया, इफेक्ट हो गया। रीजन क्या था, कारण क्या था, क्योंकि आई हैड एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि आज क्या था, मेरे पास एक अपॉइंटमेंट था। गलियां भीगी हुई थी, ये इफेक्ट है, रिजल्ट है। उसका कारण क्या था, क्योंकि बारिश हुई, ठीक है ना। जैसे अब आपको कोई मारे और आप रोने लगे, तो आपका रोना क्या है, इफेक्ट है, रिजल्ट है। इसका कारण क्या था, क्योंकि आपको मारा गया था। समझ में आई बात ना, ये चीज। तो एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये फॉर की पूरी कहानी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप बताइएगा, और जितना ज्यादा हो सके आप चीजों को शेयर करें, और जितनी ज्यादा हम लोगों की रीच बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, उतना आने वाले दिनों में हम आप सबके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो विद नेक्स्ट टॉपिक। जय माता दी। देखा था, अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो कि फैन बॉयज हैं उनको वन बाय वन हमने डिस्कस करने के लिए बोला था। तो आज उसमें से फैन बॉयज का जो एंड है, एंड भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, तो हम अब उसी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। एंड का हिंदी में मतलब बच्चों क्या होता है, और होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से पहला क्या है, क्यूमुलेटिव है। तो एंड कौन सा कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेट का क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस है, ठीक है। काम क्या करता है ये, इसका काम बस इतना है, ज्वाइन या फिर कनेक्ट करना, ठीक, ज्वाइन या फिर कनेक्ट करना। और ज्वाइन या कनेक्ट करके कंपाउंड स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। ज्वाइन या कनेक्ट करके किसी चीज को जोड़ के, वो वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, राइट, उनको जोड़कर क्या बनाएगा, वो कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली एंड क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा क्योंकि कंजंक्शन है, कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाता है। अब कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या है इसको हम आप समझेंगे। देखिए कंपाउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है समझो, जब दो चीजें एंड से जोड़ दी जाती हैं तो वो हमारा कंपाउंड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, जैसे अगर हम आप कंपाउंड वर्ड की बात करें, जैसे मैंने कहा यहां पे आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, ठीक है, तो राम एक वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है श्याम। यहां पे हमने ऐड किससे किया, एंड से। तो जब दो वर्ड एंड से जोड़ दिए जाए तो उनको हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। ठीक, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है इन दोनों के। तो जब दो नाउन एंड से जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन। ऐसे ही जब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाए तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब दो प्रेडिकेट एंड से जोड़ दिए जाएंगे तो कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। समझते हैं कैसे, कंपाउंड वर्ड क्लियर हुआ, कंपाउंड नाउन क्लियर हो गया। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, जैसे हमने लिखा है यहां पर, सॉरी, राम एंड श्याम आर गोइंग, राम और श्याम जा रहे हैं, तो आर गोइंग बेटा हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, आर ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, गोइंग हमारी मेन वर्ब हो गई। राम एंड श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, वो प्रेडिकेट हो गया। ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं किससे जोड़े गए, एंड से जोड़े गए। ठीक, तो चूंकि ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हैं इसलिए क्या हो जाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ही अब कंपाउंड प्रेडिकेट अगर आप देखें, से हमने लिखा he went to market, he went to market and searched for a job there। क्लियर, देखिए क्या कहा गया बेटा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ही वेंट टू मार्केट हमारा पहला प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट नंबर 1। सर्च्ड फॉर अ जॉब देयर, ये हमारा प्रेडिकेट नंबर 2 है। ठीक है, और इन दोनों प्रेडिकेट को जोड़ा किससे गया है, एंड से। तो जब दो प्रेडिकेट एंड से जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखें एंड हमेशा कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा, ये एंड ही बनाएगा। दो वर्ड जोड़े जाएंगे तो कंपाउंड वर्ड हो गया, जैसे राम एंड श्याम। दो नाउन जोड़े गए जैसे टेबल एंड चेयर, राम एंड श्याम। ठीक है, कप एंड टी, क्लियर, पेन एंड मार्कर, तो ये सब क्या है, नाउन्स हैं, वर्ड्स कह सकते हैं। तो जब दो नाउन एंड से जोड़े जाएंगे तो कंपाउंड नाउन, जब दो वर्ड्स एंड से जुड़े गए तो कंपाउंड वर्ड, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है, और जब दो प्रेडिकेट एंड से जोड़े जाएंगे बच्चों तो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, अब यहां पे आप ध्यान से समझो क्या लिखा गया, एंड इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अभी आपसे बताया बेटा कि एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, ये यूज किया जाता है क्या करने के लिए बेटा, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, किसको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को। ठीक है, दैट आर सिमिलर और रिलेटेड, दैट आर सिमिलर और रिलेटेड, जो एक दूसरे से क्या हो, सिमिलर हो और रिलेटेड हो। कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं बेटा, इनके बारे में बार बार बता रहे हैं, फिर से इसको आप समझ लीजिएगा। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन किसको, हमेशा जैसे लिखा गया ना सिमिलर और रिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ध्यान से समझो बेटा।
अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है जो कि एंड है, फैन बॉयज में से कोई भी होगा, तो हमेशा सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर को ऐड करेगा। सेम रैंक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे अगर नाउन है तो वो नाउन को नाउन से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब को मेन वर्ब से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से। कहने मतलब अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होगा, इधर एडजेक्टिव तो उधर भी एडजेक्टिव, कंजंक्शंस के। ऐसा नहीं कि इधर एडजेक्टिव उधर एडवर्ब, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। जैसा पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा गया, सी बॉट एप्पल्स एंड बनानास। उसने एप्पल्स और बनानास क्या किए, खरीदे। ठीक है, एप्पल्स भी बच्चों नाउन है और बनानास भी क्या है, नाउन है, एंड से जोड़ा गया। ठीक है, ये भी नाउन ये भी नाउन, देख रहे हो ना, सेम रैंक स्ट्रक्चर। सरला सिंग्स एंड डांसेस, सिंग्स एंड डांसेस किससे जोड़ा गया, एंड से। वर्ब को वर्ब से जोड़ा गया। ठीक है, सिंग्स एंड डांसेस वेल, सरला अच्छा गाती भी और अच्छा डांस भी करती है, ये इसका मतलब है। द रूम इज क्लीन एंड क्वाइट, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा गया। समझ में आ रही बात, सेम रैंक स्ट्रक्चर। इधर ऐसा नहीं होगा बेटा, इधर एडजेक्टिव उधर एडवर्ब, इधर एडजेक्टिव उधर नाउन, ऐसा नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है तो सेम रैंक स्ट्रक्चर होगा, इधर एडजेक्टिव तो उधर एडजेक्टिव, ना वर्ब है तो वर्ब ही होगी। देख रहे हो ना, मेन को मेन से जोड़ रहा है, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है, ऐसा। क्या लिखा गया, ही इज टायर्ड। अब बेटा क्लास को भी ऐड करेगी, यहां तो वर्ड्स हो गए ना, दो वर्ड्स जोड़े गए, क्लास भी, तो क्या लिखा गया, ही इज टायर्ड एंड ही वांट्स टू रेस्ट। वो थका हुआ है और उसको क्या चाहिए, आराम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो क्लॉजेस है बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है। वही क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है। दूसरी क्लॉज हमारी या तो सबऑर्डिनेट होगी या तो कोऑर्डिनेट होगी, और ये डिपेंड करेगा उसके कंजंक्शंस के प्रकार पर। अगर कंजंक्शन हमारा कोऑर्डिनेट है तो वो क्लॉज क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर कंजंक्शन हमारा सबऑर्डिनेट है तो वो क्लॉज कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एंड है, कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये हमारी दूसरी क्लास, यानी कि इस क्लास के पहले ये कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये की पूरी क्लास क्या होगी बच्चों, कोऑर्डिनेट क्लास हो गई। ठीक है, सीसी यानी कि कोऑर्डिनेट क्लास। अब आप अच्छे जानते हैं पीसी प्लस सीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लास को हम कोऑर्डिनेट क्लास से ऐड कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा कंपाउंड। सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर प्रिंसिपल क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यहां पर सॉरी, ध्यान देखिए, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमेशा याद रखिएगा, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बेटा ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एंड जो है प्रिंसिपल क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास से जोड़ रहा है, यानी कि एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ा जा रहा है। देखो, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को ऐड करेंगे ना। हाँ, अब देखिए क्या लिखा गया, सॉरी, सी स्टडीड हार्ड, ये भी एक क्लॉज है बेटा। कौन सी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है। ठीक है, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि ये हमारा कंजंक्शन है एंड, और ये पूरी की पूरी क्लास हमारी क्या हो गई, कोऑर्डिनेट क्लास हो गई। सेंटेंस हमारा हो गया कंपाउंड। तो यहां पर एंड क्या कर रहा है, एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ रहा है। सी स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, और सी पास द एग्जाम, और उसने एग्जाम को पास भी कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एंड आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये एंड के सारे यूजेस हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन आपके दिलो दिमाग में बनती है तो आप एकदम फ्री हैं, आप मुझे कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली उस पर बात की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय माता दी। आज हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखेंगे नॉर को। ठीक है, यहाँ पे आपको नाइदर के साथ भी नॉर देखने को मिल सकता है, हालांकि नाइदर के साथ नॉर का ही पेयर बनेगा। इसको हम आप कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो जब हम आप कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ेंगे तो फिर से नाइदर नॉर को पढ़ेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि अभी हम यहाँ पे नॉर को पढ़ रहे थे तो उसका
यूज नॉर नाइदर के साथ भी होता है पेयर में, तो एक दो एग्जांपल्स वहां से भी हैं ताकि नॉर से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि कब यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, नॉर इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। पहली चीज अगर कोई पूछे नॉर ये है क्या, तो कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। अब बात आती है कि कौन सा कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक, क्या लिखा गया, यूज्ड टू कनेक्ट टू नेगेटिव आइडियाज। ठीक है, मतलब जिन दो आइडियाज को नॉर कनेक्ट करेगा वो क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे, ये ध्यान देना है। नॉर एक ऐसा कंजंक्शन है जो निगेटिव आइडियाज को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, नॉर इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर अ नेगेटिव क्लॉज। और मुख्यतः इसका जो यूज होगा अगर दो क्लॉजेस हैं, तो जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ेगा तो जाहिर सी बात है अगर ये बीच में आया, इसके बाद वाली जो क्लॉज होगी हमारी वही कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, तो उसके पहले जो क्लॉज है वो भी निगेटिव होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक, इसे लिखा गया कि नॉर इज यूजुअली यूज आफ्टर अ नेगेटिव क्लॉज। जब नॉर यूज होगा तो उसके पहले जो क्लॉज यूज हुई है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी निगेटिव होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। जैसे समझाता हूं, देखिए क्या लिखा गया, सी, अब पहले इसका नाइदर के साथ जो कंजंक्शन पेयर बनता है वो नॉर का बनता है, नाइदर के साथ। हालांकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही होते हैं, ये समझिएगा। रीजन क्या होता है कि पेयर्स वाले कंजंक्शंस में जैसे आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो आप देखते हैं तो वहां पे ये जो आइदर के साथ और लगा है, नाइदर के साथ नॉर लग रहा है, तो आइदर के साथ जो और लग रहा है तो वहां पे आइदर क्या है, डिटर्मिनर है। ठीक वैसे ही नाइदर नॉर में नाइदर क्या है, डिटर्मिनर आता है। ये आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अनकॉमन है, इस पर कोई बात नहीं करता मुझे लगता है, लेकिन इसलिए हो सकता है ये ना पता हो, लेकिन अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है। नाइदर डिटर्मिनर होता है और नॉर होता है हमारा कंजंक्शन, ये जानते रहिएगा। ठीक है, जो भी पेयर वाले कंजंक्शंस हैं कोरिलेटिव्स हमारे, तो जो जिनके साथ उसका पेयर बन रहा है, जो पहला हमारा वर्ड है, जैसे आइदर के साथ और बना तो आइदर हमारा पहला वर्ड हो गया, तो वो डिटर्मिनर है, राइट। अब ये नहीं देखना है कि पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, चौथा वर्ड, मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, जैसे जो पेयर्स बन रहे हैं वहां पे एक डिटर्मिनर होता है और एक एक्चुअल हमारा कंजंक्शन होता है। तो आइदर और में आइदर डिटर्मिनर है और कंजंक्शन है, नाइदर नॉर में नाइदर डिटर्मिनर है नॉर कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो में नॉट ओनली डिटर्मिनर है बट आल्सो क्या है, कंजंक्शन है। ये मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या, नाइदर के साथ जब नॉर पेयर इसका बनेगा तो ना का सेंस देता है, मतलब ना यही ना वही। ठीक है, जैसे सी नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स, वह न तो ड्रिंक करते हैं यानी कि दारू शराब नहीं पीती है, नॉर स्मोक्स, और ना ही वो धूम्रपान करती है। ठीक है, ही इज नाइदर रिच नॉर फेमस, वो ना तो अमीर है और ना ही फेमस है। ये क्लियर, ये था नार का यूज हमारा किसके पेयर में, नाइदर के साथ। ठीक है, हाँ, नाइदर के साथ जो नॉर का पेयर बनता है, बार बार कह रहा हूं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। अभी हम आप कोरिलेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे फिर ये नाइदर नॉर क्यों। रीजन ये है कि नाइदर, अब नॉर तो आया ना, अब नॉर को हम आप डिस्कस कर रहे हैं, तो नाइदर के साथ जब उसका पेयर बनता है इस वजह से हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसी चीज की बात कर रहा था जो ये लिखा गया कि नॉर इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर अ नेगेटिव क्लॉज। नेगेटिव क्लॉज का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये रहा हमारा कंजंक्शन। ठीक है, अभी ये क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, परेशान मत होइए। ये रही हमारी दूसरी क्लॉज और ये रही हमारी पहली क्लॉज, तो ये भी तो नेगेटिव है ना, देखिए डोंट लगा हुआ ना, तो नेगेटिव क्लॉज समझ में।
नॉर इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर नेगेटिव क्लॉज, ये नेगेटिव क्लॉज भी उसके बाद नॉर यूज हो रहा है, कहने मतलब ये है। तो चाहे डेफिनेशन को समझिए चाहे ना समझिए, बस इतना जानिए कि नॉर यहां यूज हुआ है तो इसके पहले वाली क्लॉज भी नेगेटिव हो सकती है, इट कैन बी, राइट। इसे क्या लिखा गया, आई डोंट लाइक स्पिनक, मुझे स्पिनक यानी कि पालक नहीं पसंद है, नॉट डू आई ईट ब्रोकली, और ना ही ब्रोकली खाना पसंद है, कहने का ये मतलब है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नॉर के बाद ये डू क्या कर रहा है यहाँ पे, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। ये इन्वर्जन एक्चुअली क्या होता है, इन्वर्जन आपको समझना है थोड़ा सा, इन्वर्जन है क्या ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी। इन्वर्जन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट पहले ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे नेगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए वो इन्वर्जन लेते हैं, ठीक है। चाहे आप स्नो टाइप ले लो, चाहे आप WS टाइप ले लो। जैसे आप बोलते हो ना डज ही गो देयर, तो डज ही गो देयर में डज कहाँ लगा, सब्जेक्ट के पहले लगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज विल ऑलवेज टेक इन्वर्जन। इन्वर्जन का सीधा सा मतलब बस इतना है कि जब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ जाए, और जब ऐसा होगा तो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां पर अब नॉर जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर जो हमारा कंजंक्शन है, चूंकि नाइदर मैंने बताया नाइदर के साथ था, तो नाइदर क्या हो गया, हमारा डिटरमिनर हो गया। क्या हो गया, डिटरमिनर। तो डिटरमिनर तो जोड़ने का काम करेगा नहीं, आप जानते हो, बहुत सीधी सी बात है ना। जोड़ने का काम करेगा कौन, ये हमारा कंजंक्शन, ठीक है। सॉरी। तो ड्रिंक्स क्या है, वर्ब है। स्मोक्स क्या है, वर्ब है, ठीक है। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। फेमस क्या है, एडजेक्टिव है। फेमस क्या है, एडजेक्टिव। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में खास चीज आप जानते हैं कि वो हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि जो ग्रामेटिकली इक्वल हो, ऐसे दो वर्ड्स जो ग्रामेटिकली इक्वल हो। ग्रामेटिकली इक्वल का मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्ब क्यों वर्ब से जोड़ रहा है, यहां पर किसको जोड़ रहा है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, यानी कि दो शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए इसके पहले कॉमा भी नहीं लगा है। तो जब कोऑर्डिनेट वर्ड्स को फ्रेजेस को ऐड करते हैं तो इनके पहले कॉमा नहीं आता, लेकिन जब यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्लॉजेस को ऐड करेंगे तो उनके पहले कॉमा आता है। और याद रखिएगा, जब व्हेन नॉर कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, याद रखिए, व्हेन नॉर कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इट विल टेक इन्वर्जन। जब कभी भी नॉर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेगी, कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी, तो वो हमेशा क्या ले लेगी, इन्वर्जन ले लेगी। इन्वर्जन का मतलब क्या है, जब सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, उसकी सहायक क्रिया जो है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई डोंट लाइक स्पिनच। अब इसके पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कही जाएगी क्योंकि नॉर क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही ऐड करेंगे, ठीक। अब आई रहा सब्जेक्ट, डोंट लाइक हो गई वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये एक क्लॉज हो गई। दूसरी क्लॉज हमारी थी आई ईट ब्रोकली। अब आई ईट ब्रोकली, डोंट, डू, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, राइट। तो आई के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है वो होती है डू। तो हमने क्या किया, कंजंक्शन के बाद उसी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने सब्जेक्ट के पहले लिख दिया। इस क्यों ऐसा किया,
यहाँ पे इसको लगा दिए तो यहाँ इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, सेंटेंस अब भी वही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीनिंग भी वही होगी, डू से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डू ये बता रहा है कि सेंटेंस ने क्या ले लिया है बाबू, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या, जब सब्जेक्ट से पहले आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब, यह चीज, ठीक। तो जो टेंस में रहेगा उसी टेंस के ऑक्सिलरी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग उसके पहले लगा देंगे। तो आई के साथ डू ऑक्सिलरी लगती है इसलिए लगा दिया गया। तो क्या लिखा गया, आई डोंट लाइक स्पिनच नॉर डू आई ईट ब्रोकली, ना ही मुझे पालक पसंद है और ना ही ब्रोकली खाना पसंद है। हाँ, फिर क्या लिखा गया, दे नेवर अपोलोजाइज्ड, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, नॉर डिड दे, पास्ट इंडेफिनिट था ना, तो देखो सब्जेक्ट और ये रही ऑक्सिलरी हमारी, ठीक है। नॉर डिड दे ट्राई टू एक्सप्लेन, ना उन्होंने कभी माफी मांगी और ना उन्होंने कभी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, ठीक है। ये रहा हमारा कंजंक्शन जो कि ऐड कर रहा है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या समझे आप, जब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी तो उसी को इन्वर्जन कहते हैं हम आप। और इसी चीज को हम आप सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन भी कहते हैं, ये भी जानते रहिएगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता है। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन का मतलब क्या है, यही है जो आप देख रहे हैं। ये इतनी बात होगी नॉर पे। इधर अब छोटी सी बात और कर लेते हैं। एक स्पेशल यूज में नॉर को हम आप यूज करते हैं ना, जैसे आप कभी कहते हैं ना, यार तुम नहीं आते हो ना तो वो भी नहीं आता है, तुम नहीं खाते हो तो वो भी नहीं खाता है, तुम नहीं जाते हो वो भी नहीं जाता है, तुम नहीं नाचते हो वो भी नहीं नाचता है। इस तरीके के सेंटेंसेस जो हमको बोलने होते हैं, लिखने होते हैं, तो वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, ये नॉट इसलिए लिखा गया है क्योंकि नॉट लगा होगा ना, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी क्लॉज होगी वहां पे नॉट होगा, तो उसके बाद वाला जो क्लॉज या जो सेंटेंस लिखा जाएगा उसको आप नॉर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और नाइदर से भी कर सकते हैं। सेंटेंस एकदम सही होगा। हिंदी में सेंटेंस आएगा नहीं वो भी नहीं। कैसे, देखिए, यू डोंट कम, ये नॉट आया ना बाबू, यहाँ पे देखो यू डोंट कम और ये नाइदर नॉर यहां पर आ गया। अब आप चाहे यहाँ पे नॉर लगा दो और चाहे नाइदर लगा दो, एक ही बात है, ठीक। यू डोंट कम नॉर डज ही, अब देख रहे हो ना यहाँ पे, यू डोंट कम नॉर डज ही, यहाँ पे आप ये हो सकता था, ठीक है, सॉरी, यू डोंट कम नॉर डज ही। देखो जैसे तुम नहीं आते या फिर तुम नहीं आते हो, वो भी नहीं आता, राइट। तुम नहीं आते हो वो भी नहीं आता है, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, ठीक। सोहन डिडंट आस्क, सोहन डिडंट आस्क, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, सोहन डिडंट आस्क, सोहन ने नहीं पूछा। नॉर या फिर नाइदर डिड सरला, अभी भी देखो यहाँ भी इन्वर्जन लिया है, देखो डिड सरला, डज ही, टेंस के अकॉर्डिंग इन्वर्जन हमेशा लगेगा। इन्वर्जन का बस इतना सा मतलब है, जो टेंस होगा उसकी जो ऑक्सिलरी है आप सब्जेक्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही के साथ डज आता है, आगे साथ डू आता है, ये सब चीजें आप टेंसेस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लेस में जाइए वहां पे पढ़ा हुआ है। तो बस उसका इतना सा मतलब है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑक्सिलरी वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के पहले लिख दी जाएगी, बस इसी को कहते हैं आप इन्वर्जन, ठीक है। ये एक ग्रामेटिकली टर्म है, ठीक है, ग्रामर का। तो सोहन डिडंट आस्क नॉर डिड सरला या फिर नाइदर डिड सरला, सोहन ने नहीं पूछा, सरला ने भी नहीं पूछा। सोहन डजंट ईट, सोहन नहीं खाता है। नॉर डज मोहन, मोहन भी नहीं खाता है, ठीक है। यू डोंट ईट नॉर डज मोहन, तुम नहीं खाते हो, मोहन भी नहीं खाता है। सोहन डजेंट डांस, सोहन नहीं नाचता है। नॉर डू यू, तुम भी नहीं नाचते हो, यह हो जाएगा, ठीक है।
तो ये रही दोस्तों नॉर की पूरी कहानी। ठीक है, नॉर के यही सारे यूजेस हैं, इन सारे सेंसेस में हम आप नॉर का यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हो सकता है आप नया कुछ सुने हो, तो हालांकि कोई नया टॉपिक नहीं, ये मंगल ग्रह से नहीं आया है। ठीक है, ये चीज बता दी गई, बस होता है तो इसको क्या होता है वो भी बता दी गई, जानते रहिए। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन होती है, कोई समस्या परेशानी होती है तो एकदम बेझिझक आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, बताना चाहे तो। अगर कोई समस्या है तो, नहीं है बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो प्लीज बताइएगा। और कल जो है क्या था ना कि ऐसे कहीं बात हो रही थी तो किसी कोई बच्चा ही बोला कि जो है, कोई बच्चा ही बोला कि सर वो थोड़ा सा आप आते ना तो थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसे बोला करिए कि जैसे लगे कि आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, कि देखो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं जान रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो ये तुम जानो। ठीक हो, अब वो थोड़ा सा ना हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, और दोस्तों क्या चल रहा है, या ये देखो भाई, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, कि स्टाइल होती है बात को डिलीवर करने की, समझाने की, कहने की, बोलने की। बहुत सीधी सी बात है, हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। जो गाइस स्टाइल हेलो हाय वाले हैं, 10 मिनट 50 मिनट आपसे हालचाल पूछते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट होते हैं, वो उनका तरीका है, ये मेरा तरीका है। पूरा का पूरा फोकस आपको कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अब मतलब फिर क्या कि अब देखो नाचूंगा नहीं, समझ रहे हो ना? अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि लोग थोड़ा सा देखने लगे या फिर तुम्हें तुम्हारी मर्जी की तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, कि मैं नाच के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, एंड ट्रीट मी एज अ टीचर नॉट अ एंटरटेनर। मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एंटरटेन करने तो आता नहीं। ठीक है, हाँ, इसमें अपना आप चीजों को देखिए समझिए, और क्या ना कि जिसे फालतू बातें करने से अच्छी है कि ऐसी बातें करिए जिससे भविष्य बने, करियर में वो हेल्पफुल साबित हो सके। बाकी तो 24 घंटे हम आप कहीं ना कहीं लिप्त होंगे ही, पढ़ाई में लिप्त होंगे तो कुछ ना कुछ हो हवा जाएगा, और कहीं लिप्त होंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा, परेशान मत होइए। और न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि हम आप कुछ करें और कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, जैसे हम आप ये सोचें कि हम पढ़ रहे हैं कुछ नहीं होगा, संभव ही नहीं, पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ होगा। ये तो अच्छा होगा, ये तो अच्छा ही होगा, पढ़ोगे तो बहुत सीधी सी बात है, और क्या होगा, अच्छा ही होगा, उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, तो बच्चे लोग पूरा दिमाग इस पर लगाइए। और बाकी भाई अगर आप सुन रहे हैं तो बस इतनी सी बात है कि यार हर आदमी का ना क्या है, अपना तरीका है, अपना स्टाइल है। ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा तरीका है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आप सभी का स्वागत है, और इस चीजों को समझिए, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो बताइएगा। ठीक है, नेट कंजंक्शन में हमने डिस्कस कर लिया है फॉर को, एंड को और नॉर को। ठीक है, आज बाकी बचेंगे बट और येट सो, इन सभी कंजंक्शंस की हम आप बात करते हैं। और चूंकि आज संडे था, समय था काफी, तो आज मैंने कुछ वर्क भी कर लिया है, डेली करता हूं। तो आज हम आप बट और येट सो को एक साथ डिस्कस करेंगे एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आप देखेंगे इसको, बट को। हम आप सबसे पहले बट को देखने जा रहे हैं। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं बट और येट, जब आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के प्रकार की बात करते हैं तो बट और येट क्या होता है, जैसे होते हैं ना 4 प्रकार के, क्युमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। तो बट और येट एडवर्सेटिव होते हैं, जो कि कंट्रास्ट आइडियाज को ना कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बट हमारा एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कौन सा प्रकार है, एडवर्सेटिव है। ठीक, और इसके जो
अगर हम आप हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहां पर हिंदी मीनिंग हो जाएगी इसकी लेकिन, पर, परंतु। ठीक है, लेकिन, पर, परंतु, ये सारी चीजें हिंदी में सेंस देती हैं। ठीक है, बट का यूज जब हम आप कंजंक्शंस के रूप में करते हैं तो अब देखिएगा, ये पहली चीज तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो पहली चीज क्या होगा कि ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेगा। ठीक है, और ये जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी वो कंट्रास्ट विद ईच अदर होंगी ना, कंट्रास्ट विद ईच अदर, राइट, कंट्रास्ट विद ईच अदर। कंट्रास्ट विद ईच अदर का मतलब क्या है? कंट्रास्ट विद ईच अदर का मतलब ये दोस्तों कि जब बट, अब जितने भी कोऑर्डिनेट कंडीशंस हैं आप जानते हैं वो हमेशा टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही ऐड करेंगे। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो, जैसे मान लीजिए कंपाउंड सेंटेंस हमारा बना, तो कंपाउंड सेंटेंस जब आप बनता है तो अच्छे जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो यहाँ पे चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो चाहे प्रिंसिपल क्लॉज हो, दोनों जब हम उनको अलोन रख देंगे, ठीक है, सेपरेट करके, तो दोनों ही क्लॉजेस अपनी मीनिंग को देने में कैपेबल होते हैं। दे आर कैपेबल इन देमसेल्व्स, राइट, दे आर नॉट डिपेंडेंट विद ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो अपना मीनिंग कन्वे करने में, अपना मीनिंग देने में किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती। ठीक है, किसी क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहती, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती हैं। वो इसीलिए इंडिपेंडेंट होती हैं क्योंकि अपनी मीनिंग को वो कन्वे कर सकती हैं। ठीक, ये चीज अभी हम आप देखेंगे। अब देखिए, अब अगर हम आप एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स पहले आप ये समझ गए ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये ऐड करेगा। ठीक है, ऐड करेगा, जोड़ेगा, और वो जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी वो आपस में क्या करेंगे? कंट्रास्ट करेंगे। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आइडियाज हो गए, कंट्रास्टिंग आइडियाज होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देखिएगा आप, जैसे हम लिखें सी इज स्मार्ट, सी इज स्मार्ट but she is lazy. She is smart but she is lazy. एक और देख लेते हैं, राम एंड श्याम are good friends, are good friends. Ram and Shyam are good friends but they fight with each other, but they fight with each other. अब देखिए, समझते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल्स हम आप देखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आज की क्लास लंबी होगी तो एकदम दिल थाम के बैठिए। एक बार मैं चेक कर लूँ क्लैरिटी ठीक है नहीं। तो सब कुछ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए चीटी, देखिए क्या लिखा गया? सी इज स्मार्ट बट सी इज लेजी। अब देखो यहाँ पर आपको ये रहा हमारा कंजंक्शन, ठीक है, उसके पहले लग रहा है आपको कॉमा। आप अच्छे से जानते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, सीसी यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये वर्ड्स को ऐड करते हैं, फ्रेजेस को ऐड करते हैं, क्लॉजेस को ऐड करते हैं। तो जब ये वर्ड्स और फ्रेजेस को ऐड करेंगे तब ये अपने पहले कॉमा नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये क्लॉजेस को ऐड करेंगे, क्लॉजेस क्या है बताना, जहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए। ठीक है, तो जब ये क्लॉजेस को ऐड करेंगे तो अपने पहले हमेशा कॉमा लेंगे,
दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा जो उनका एक्रोनिम है, जिसको आप निम्नलिखित बोलते हैं फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, ये सारे के सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। तो ये जब वर्ड्स और फ्रेजेस को ऐड कर रहे होंगे तब अपने पहले कॉमा नहीं लेंगे, लेकिन जब ये क्लॉजेस को ऐड करेंगे, ठीक है, जब दो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेंगे तो वहां उसके पहले क्या लेंगे, हमेशा कॉमा लेंगे, याद रखिएगा। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। सी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, बट सी इज लेजी, लेकिन क्या है, सुस्त है, लेजी है। तो ये एक में तो स्मार्ट है और एक में क्या बता गया, सी इज लेजी। तो ये आइडिया इसके जस्ट कंट्रास्टिंग है, मतलब मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम विरोधाभास, अपोजिट कह सकते हैं आप, एकदम कंट्रास्टिंग आइडियाज है, राइट। फिर क्या कहा कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, बट, लेकिन, परंतु, पर, दे फाइट विद ईच अदर। एक में तो कहा जा रहा है कि अच्छे मित्र हैं, ठीक है, दूसरे क्लास में तुरंत कहा गया कि अब अच्छे मित्र हैं, तो हकीकत ये कि लड़ना नहीं चाहिए उनको आपस में, ठीक है। लेकिन आप अच्छे जानते हैं बट क्या है, एडवर्सेटिव है, कोऑर्डिनेट का एडवर्सेटिव है, मतलब कंट्रास्टिंग आइडिया को कनेक्ट करता है। तो अगर इसमें अच्छा कहा जा रहा है तो इसमें कुछ जरूर ऐसा होगा जो इससे कंट्रास्ट कर जाए, ठीक है, जैसे खट्टे का मीठा, मीठे का खट्टा, ऐसा। तो क्या कहा गया, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, बट, लेकिन, दे फाइट विद ईच अदर, वे एक दूसरे से क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, गरियाते हैं एक दूसरे। समझ में आई बात ना। तो बट जो भी दो आइडियाज को कनेक्ट करेगा वो एक दूसरे के जस्ट कंट्रास्टिंग होंगे, ठीक। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं और दैट विल बिकम मोर क्लियर, राइट। जय मां काली, जवाब आए हाली। ओके, देखिए जैसे हम लिखा, ही ट्राइड हार्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही ट्राइड हार्ड बट ही डिडंट सक्सीड। ही डिडंट सक्सीड, ठीक है। फिर क्या लिखा गया, नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टी बट, आई लाइक टी बट सी प्रेफर्स कॉफी। ओके, अब यहां क्या कह लगे बेटा, सी ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, ठीक है, बट, लेकिन, सी डिडंट सक्सीड, लेकिन वो पास नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें इस सेंटेंस में तो यहां क्या है, कंट्रास्ट, ये बिटवीन है, बिटवीन, ठीक है, कंट्रास्ट बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट, राइट। कंट्रास्ट बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट। एफर्ट, उसमें एफर्ट क्या था उसका, ये रहा एफर्ट, सॉरी, सी ट्राइड हार्ड, किसने बहुत कठिन परिश्रम किया, राइट। रिजल्ट क्या हुआ, ही डिडंट सक्सीड। अगर कोई बहुत मेहनत करता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि सफल हो जाए, मतलब वो जिस चीज को करना चाहता है, पाना चाहता है, पा लेगा। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि ही डिडंट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। यानी ये जो एफर्ट था, ये जो रिजल्ट आया, दोनों एक दूसरे के क्या है, कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। परिश्रम बहुत ज्यादा था तो पास होना चाहिए था, लेकिन पास नहीं हुआ, इसलिए बट आया है बाबू, नहीं तो कोई और आता। समझ में आई बात, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंट्रास्ट है, किसके बीच है, एफर्ट और रिजल्ट के बीच है। तो हमेशा कंट्रास्टिंग आइडियाज को कनेक्ट करता है बट, हमेशा याद रखें। फिर क्या कहा गया, आई लाइक टी, मुझे क्या पसंद है,
चाय पसंद है। बट लेकिन परंतु सी प्रेफर्स कॉफी, उसको कॉफी पसंद है। ठीक है, चाय कॉफी, मुझे चाय पसंद है, उसको कॉफी पसंद है। ठीक है, अगर उसको भी चाय पसंद होती तो क्या बात थी ना, मतलब कंट्रास्टिंग आइडियाज नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे चाय पसंद है, उसको कॉफी पसंद है, तो कंट्रास्टिंग आइडियाज है। कंजंक्शन क्या आ गया, बट आ गया। ठीक है, हिंदी में सेंस क्या निकलेगा, पर, लेकिन, परंतु। ठीक है, अब एक सेंस और आएगा बल्कि का। ठीक है, जैसे ये पेन नहीं बल्कि क्या है, पेंसिल। हाँ, ये स्याही नहीं बल्कि मेरा खून है। हाँ ठीक है, ये पेन नहीं बल्कि पेन है। तो यहां भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होगा वो, बट वहां पे क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जो कि अभी समझाते हैं आपको, देखते रहिएगा। अब एक यूज बट का पढ़ने जा रहा है, जो हिंदी में सेंस क्या आएगा इसका, बल्कि। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहां भी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है। जैसे दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, बट अ पेंसिल। यहां पे फ्रेज को ऐड कर रहा है, ध्यान देना। सॉरी, मतलब अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कॉमा क्यों लग गया, रीजन क्या है कि दिस इज कॉमन है, दिस इज नॉट अ पेंसिल बट दिस इज अ, सॉरी, दिस इज नॉट अ पेन बट दिस इज अ पेंसिल। कहने का मतलब ये है, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो तो उसको कॉमन कर लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर बट के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब अंडरस्टूड है, यानी कि यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन है, मतलब ये है, तभी तो क्लॉज बनेगी ना। तो अब देखिएगा क्या लिखा गया, दिस इज नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है, बट अ पेंसिल, बल्कि क्या है, पेंसिल है। सोहन इज नॉट अ फूल, नेक्स्ट देखिएगा, सोहन इज नॉट अ फूल बट वाइज बॉय, गाय भी लिख सकते हैं, GUY। हाँ, राइट, सोहन इज नॉट अ फूल, सोहन मूर्ख नहीं है, बट अ वाइज बॉय, बल्कि एक बुद्धिमान बच्चा है, बल्कि एक बुद्धिमान लड़का है। राइट, तो यहाँ पर देखो सोहन इज, सोहन सब्जेक्ट हमारा बच्चों, यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है। ठीक है, इसीलिए वहां पर कॉमा लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर, ओके, देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज हियर, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने दो यूज देखे बट के, एक तो पर, परंतु, लेकिन, दूसरा बल्कि वाला। ठीक है, बट प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन जब वो प्रेपोजिशन होगा तो एक्सेप्ट फॉर का सेंस देता है, यानी कि सिवाय या को छोड़कर, के अलावा। जब हिंदी में ये सेंस आने लगे बट का, तो समझ लेना वहां पर बट पर कंजंक्शन नहीं बल्कि प्रेपोजिशन है। आइए देखते हैं कैसे। अब हम आप बट को देखने जा रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के रूप में। ठीक है, हिंदी में सेंस क्या आएगा, सिवाय आ सकता है, अलावा आ सकता है, को छोड़कर आ सकता है। ठीक है, बहुत राइटिंग बैठा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि समय बचे, बस इतनी सी बात है। तो इस पर दिमाग मत लगाइएगा, का उल्टा उल्टा लिख दे रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं, समझने लायक है बाबू, समझ लो और पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, तो सिवाय, अलावा, को छोड़कर। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम आप बात करें तो बट का जो सेंस आएगा वो आएगा एक्सेप्ट फॉर, हाँ यही तो लिखा है, सही है।
एक्सेप्ट होता है ना, एक्सेप्ट को छोड़कर, के अलावा, राइट, वही तो एक्सेप्ट फॉर या फिर एक्सेप्ट लेके नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और अदर देन, इसका भी मतलब है को छोड़कर, के अलावा, राइट, एक्सेप्ट या अदर देन। जब बट, एक्सेप्ट या फिर अदर देन का सेंस देने लगे तो वो कोऑर्डिनेट कंडीशन नहीं बल्कि क्या होगा, प्रीपोजिशन होता है। एंड वी नो वेरी वेल एवरी प्रीपोजिशन नीड्स इट्स ऑब्जेक्ट। कोई भी प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि बट के बाद कोई नाउन, नाउन फ्रेज या फिर प्रोनाउन मिल सकता है, राइट। एग्जांपल देखिए, जैसे एवरीवन, एवरीवन बट रोहन, बट रोहन passed the exam, passed the एग्जाम। बट की जगह बाबू हम लोग एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, एकदम सही होगा, दोनों प्रीपोजिशन है। कह रहे कि एवरीवन, सभी, बट या फिर एक्सेप्ट रोहन। रोहन क्या है, नाउन, काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का, ठीक है। एवरीवन बट रोहन पास द एग्जाम, सभी एग्जाम पास हुए, बट रोहन, दैट मीन्स एक्सेप्ट रोहन, रोहन को छोड़कर, रोहन के अलावा सभी पास हुए एग्जाम में, लेकिन रोहन नहीं हुआ, कहने का ये मतलब है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा गया, आई कैन गो, आई कैन गो एनीवेयर, बट योर होम। अब यहां देखिए, बट के पहले कॉमा भी नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्लॉज को नहीं ऐड कर रहा है, कंडीशन नहीं है यहां पर, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा। योर होम क्या हो गया, हमारा नाउन फ्रेज हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन का, तो क्या हो गया, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूं, बट यानी कि एक्सेप्ट या फिर अदर देन योर होम, आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम बट योर होम, मैं कहीं भी जा सकता हूं तुम्हारे घर के अलावा, तुम्हारे घर को छोड़कर मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम्हारे घर के सिवाय मैं कहीं भी जा सकता हूं, इसका मतलब ये है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और लिखे, वो भी देख लीजिए, आई कैन ईट anything, I can eat anything but pizza, यानी कि एक्सेप्ट पिज्जा प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, क्लियर। क्या कह रहा है, आई कैन ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी खा सकता हूं, बट पिज्जा, सिवाय पिज्जा के। यहां पर लेकिन इसका सेंस नहीं आएगा, लेकिन पिज्जा, हाँ, सिवाय को छोड़कर, के अलावा, एक्सेप्ट, क्योंकि यहां पर ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, बढ़िया। तो ये सारे यूजेस थे किसके, बट के, एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आगे हम आप देखेंगे और को, ठीक है, आइए। थोड़ा सा स्पीड में मैं हूं आज ना, वो इसीलिए ताकि क्या फालतू बकवास की जाए ना, टॉपिक भी बातें ना, जितनी भी काम की चीजें हैं, जो जरूरी बातें हैं, जो आपको याद रखना है, समझना है, जानना है, वो मैं बता रहा हूं, उस पर फोकस करें, लिखें। देखो जरूरी नहीं हर चीज जो लिखी जा रही है उस पर भी ध्यान देना है, जो बोला जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि सभी काम की है, कोई फालतू बकवास नहीं, ठीक है। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं क्या दिक्कत है ना। तो बट को हमने देख लिया, अब आइए देखते हैं और को, ठीक। और देखो क्या क्या शो करता है ना, इट शोज alternatives,
चॉइसेस, ठीक है, ऑप्शंस, ओके। ये में से ऑल्टरनेटिव्स की बात करेगा, चॉइसेस की बात करेगा, ऑप्शंस की बात करेगा, यानी कि विकल्पों की जब बात हो, ठीक है, ऑप्शंस की, चॉइसेस की बात जब हो तो वहां पर और यूज करते हैं। हिंदी में सेंस आप जानते हो क्या आएगा, या आएगा, ठीक है। और नॉर पढ़े थे ना आप ऑल्टरनेटिव में, वही है, नॉर हमने देख लिया था और आज देख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या ये बताएगा, ऑल्टरनेट, चॉइस, ऑप्शन। चॉइस ऑप्शन की जब बात हो हिंदी में या सेंस आए तो और यूज करना है, ठीक है। अब ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है भाई ना सर, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑलवेज टेक अ कॉमा बिफोर इट, राइट। अपने पहले वो हमेशा क्या लेंगे, कॉमा लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम आप बात करें, पहला एग्जांपल है सोहन कैन रीड हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें आप, वुड यू लाइक टी और कॉफी। नेक्स्ट, डू यू वांट, खूब सारे एग्जांपल देख लीजिए, डू यू वांट पिज्जा और बर्गर, हाँ। नेक्स्ट, यू कैन गो, एग्जांपल्स लिख लें फिर उसके बाद समझाता हूं। यू कैन गो टू द मार्केट और स्टे एट होम, और स्टे एट होम, क्लियर। नेक्स्ट, हरी अप, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, hurry up or you will miss the train, call me or I'll call you, I will call, sorry, you, ठीक, सॉरी, एटसेट्रा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमेशा पता है ना कि चॉइस और ऑप्शंस की बात करता है, और ठीक है, क्या कहा गया, सोहम कैन। अब देख रहे होंगे आप कि यहां कॉमा नहीं लगा, यहां कॉमा नहीं लगा, लेकिन यहां पर कॉमा लगा है, क्यों लगा है बताएंगे। देखो, अगर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब ये जो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे, ठीक है ना, अगर पहली चीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस को ऐड करेंगे, ठीक है, किसको ऐड करेंगे, फ्रेजेस को, तो कॉमा नहीं लगेगा। लेकिन जब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेंगे तो हमेशा कॉमा लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर देखो, और एक कंजंक्शन है जो कि किसको ऐड कर रहा है, दो वर्ड्स को ऐड कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश को ऐड कर रहा है, ठीक है। यहां पर टी और कॉफी को ऐड कर रहा है, क्लियर। यहां पर पिज्जा और बर्गर, यानी कि दो वर्ड्स को ऐड किया जा रहा है। यहां पर देखिए, यू कैन गो टू द मार्केट और स्टे एट होम। टू द मार्केट पहला फ्रेज, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये वर्ब का पोर्शन हो गया, ये हमारा रहा एक फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और दूसरा ये हमारा एक फ्रेज है, यानी कि फ्रेज को फ्रेज से ऐड कर रहा है, राइट। फ्रेज को किससे ऐड करेगा, फ्रेज से ऐड करेगा, ठीक है। स्टे एट होम, घर पे रुकना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एट होम, क्लियर। तो यहां पर ये फ्रेज को ऐड कर रहा है, ऊपर ये वर्ड्स को ऐड कर रहा है,
इसलिए इसके पहले कॉमा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर क्या करें, हरी अप जल्दी करो, कॉल मी मुझे कॉल करो। आप अच्छे जानते हो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, यू सेकंड पर्सन, और वो अंडरस्टूड रहता है, लिखा नहीं जाता है। समझ आ रही है? यानी कि ये है क्लॉज की श्रेणी में ही इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो हरी अप पहला, उसके बाद क्या लगा, कॉमा, फिर दूसरा क्लॉज हमारा स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक। तो इसलिए इस कंजंक्शन के पहले यहाँ पर ये क्लॉजेस को ऐड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन ये लगे हुए हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट का हाइड यानी अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। हरी अप यानी कि किसी को तो कहा जा रहा है ना, सामने वाले को कहा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है, ओके। तो क्या कहा गया, सोहम कैन रीड हिंदी और इंग्लिश, वो हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ सकता है। वुड यू लाइक टी और कॉफी, तुम्हें क्या पसंद है, चाय पसंद है कि कॉफी पसंद है, ठीक है। यानी कि दोनों में से तो कोई एक पसंद ही होगी ना, ऑप्शंस की बात। डू यू वांट पिज्जा और बर्गर, तुम क्या खाते हो, मतलब क्या मंगाया जाए। डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, पिज्जा चाहते हो कि बर्गर चाहते हो, कोई एक ऑप्शन बताओ। हाँ, यू कैन गो टू द मार्केट और स्टे एट होम, तुम बाजार जा सकते हो या फिर घर पे रुक सकते हो। यू हैव टू ऑप्शंस, क्लियर। अब दोनों में से कोई एक चूज कर लेंगे, चॉइस ऑप्शन और, ठीक। हरी अप जल्दी करो, और नहीं तो अदरवाइज, इस सेंस में अदरवाइज भी, अन्यथा और अदरवाइज, समझ रहे हैं ना आप, ये भी निकलेगा सेंस, और नहीं तो अन्यथा, या यू विल मिस द ट्रेन, तुम क्या अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। कॉल मी और आई विल कॉल यू, मुझे कॉल करना, नहीं तो अन्यथा, या फिर मैं ही आपको कॉल करूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जहां पर चॉइसेस या ऑप्शंस की बात, ऑल्टरनेटिव्स की बात हो, वहां पर हमारा जो कंजंक्शन होगा वो क्या आएगा, और आएगा। हिंदी में सेंस या देगा, कभी कभी अन्यथा नहीं तो भी देने लगता है, ठीक है। आई बात, हिंदी में सेंस आप क्या बोलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये रही और की पूरी की कहानी, ठीक है। तो सॉरी, बट हो गया और हो गया। अब आगे हम आप देखते हैं येट को। आज पूरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमको आपको कंप्लीट करना है, ठीक। एक्चुअली देखिए, मैंने कहा था कि आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं ऑनलाइन डिपेंड करती है किस पर। जैसे आप सबसे पहले चीज तो हमारा आपका हेल्थ वगैरह ठीक होना चाहिए ना, तो हेल्थ में तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, और स्पेशली मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर 4-5 घर ऐसे हैं, मतलब आसपास और लाइट रहती है, यहाँ गायब रहती है अक्सर, ठीक है। अक्सर का मतलब ये है कि लाइट तो होनी चाहिए, तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि 2-3 दिन नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि इन्वर्टर वगैरह सब जवाब दे जाता है, इस वजह से वीडियोज अपलोड नहीं हो पाती, ठीक है। और बीच में कभी कभी मान लीजिए 1 दिन का गैप होता है, तो वो इस वजह से कि समय नहीं निकल पाया, इस वजह से। बाकी इस बीच जो है पानी वानी वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब रही है, लेकिन आज आई है बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब मस्त है, एसी सब चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, तभी क्लासेस रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और आप तक आज पहुंचेगी। पंखा उंखा सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही बात थी, मैंने सोचा आप लोगों से बता दें। तमाम तरीके के सवाल दिमाग में बनते रहते हैं ना, क्या बात हुई है यार, 3-4 दिन से क्लास ये नहीं आवा, ये रोज कहा थे कि जो ना है, हाँ रेगुलर क्लास मिले, फिर बाद पता लगा 4 दिन गायब, तो रीजन यही था, ठीक है। आइए अब हम आप बात करते हैं येट की, ठीक। एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर हम आप देखें, ये सेंस देगा बट स्टिल या फिर नेवरदलेस, ठीक है। बट स्टिल या फिर नेवरदलेस, TH ही होता है, जानता हूं। हिंदी में दोस्तों फिर भी,
ओके, फिर भी क्या शो करेगा? आप अच्छे जानते हैं बट और येट एडवर्जेटिव होते हैं ना, यानी कि पहली चीज तो कोऑर्डिनेट कंजन है। अब कोऑर्डिनेट कंजन कितने प्रकार का बताया गया? 4 प्रकार का, क्युमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्जेटिव, इलेटिव। तो बट और येट कौन से हैं? वेरी गुड, एडवर्जेटिव। तो क्या करेंगे? कंट्रास्टिंग आइडियाज कनेक्ट करेंगे बाबू, ये भी ठीक है। तो पहली चीज ये कंट्रास्ट को शो करेगा, ठीक है ना, और एंड अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, कंट्रास्ट और अनएक्सपेक्टेड आउटकम, यानी कि ऐसे रिजल्ट्स जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब वो बीमार था, हाँ, फिर भी हवा मुड़ गया, ठीक है, वो एकदम लेटा हुआ था, फिर भी उठा और 250 किलो उठा लिया, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, आउटकम है। तो क्या यूज करेंगे? येट को यूज करेंगे। क्लियर? एग्जांपल्स देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे सी इज टायर्ड, पहला है सी इज टायर्ड, येट she continues to work. Wow. Yet she continues to work. दूसरा, he is rich. He is rich, yet he lives a simple life. He lives a simple life. Next क्या है? I studied hard. I studied hard, yet I didn't pass. आज को बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ना। ठीक बाबू, देखिए अब 2-3 बार बता चुका हूं, इसलिए आपको याद तो हो ही गया होगा बाबू कि कामा क्यों लगा है बच्चा, वो इसलिए लगा है। हाँ सही, एकदम रट गए आप लोग। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है, सबको नहीं पता होती है कि ये है कोऑर्डिनेट कन्जंक्शन। अब अगर ये कोऑर्डिनेट कन्जंक्शन है तो जब ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेंगे तो अपने पहले क्या लेते हैं? कॉमा लेते हैं। बहुत सही। तो पहली क्लास हमारी ये प्रिंसिपल क्लास ये है, और दूसरी क्लास हमारी ये रही, और ये रहा हमारा कंजंक्शन, येट। ठीक है, हिंदी में सेंस आएगा फिर भी। क्या लिखा गया? सी इज टायर्ड, वो थकी है, येट फिर भी सी कंटिन्यूज टू वर्क, फिर भी वो काम करती रही, फिर भी वो काम करती है, थकी है लेकिन फिर भी काम करती है, हाँ, लगातार करती है। क्या बात है। तो ये क्या है? एक दूसरे की, मतलब एक आइडिया, हमारा आइडिया नंबर 1 ये हो गया, और ये वोडाफोन नंबर 2, सॉरी आइडिया नंबर 2 दूसरा ये हो गया, आइडिया नंबर 1 आइडिया नंबर दूसरा। ठीक है, तो ये दोनों आइडियाज हैं। अब अगर सीरीज बात है, अगर कोई थका होता है भैया तो लेटेगा टांग फैला के एकदम ऐसे बढ़िया से, हाँ, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, महिला है ना, बहादुर है, ये थकने के है फिर भी लगातार काम कर रही है, ठीक है, काम करती है। तो दोनों आइडियाज क्या हैं? एक दूसरे के कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं, राइट। एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड आउटकम है, थका होगा कोई तो लेटेगा, लेकिन यहाँ पर काम हो रहा है, हाँ, और क्या। इसीलिए तो भैया ये शक्ति कहा जाता है, हाँ, शक्ति स्वरूपा। फिर क्या लिखा गया? ही इज रिच, वह अमीर है, धनवान है, येट फिर भी ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, फिर भी वो क्या, एकदम साधारण लाइफ जीता है। अब सीधी सी बात है, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ 5-10 लाख रुपए कहीं पवा हुआ गया
ठीक है, कोई जगह जमीन बेच दिया या फिर कहीं मिल गया मान लो, देख तो पूरा भौकाल टाइट कर देता है, मामला एकदम टाइट, चाहे 2 महीना बाद भीख मांगने लगे। समझ गए कि नहीं? मतलब 5-10 लाख रुपया ही पूरा व्यवस्था बन गया। शाम को समझ रहे हो ना, मतलब ठीक है, गर्मी का मौसम रहेगा तो नींबू पानी आदमी पिएगा, ठीक है, तो शाम को कहाँ पैसा खर्च होना है। अभी तक ये मतलब कुछ लोग थे कि चल रहे थे साइकिल से, ठीक है, पैसा मिला बौरा आ गए, गाड़ी उड़ी खरीद ली, 2 महीना बाद बिक गई गाड़ी। नहीं बिकी नहीं, जो है उसके पहले एजेंसी वाले खींच ले गए, पैसे नहीं भर पाओ ना, सब खर्च हो गया। समझ गए नहीं? तो अक्सर यही होता है, अगर कोई अमीर अमीर हो जाता है फिर देखो मामला एकदम टाइट हो जाता है उसका। हाँ, भगवान टाइट। हाँ, वो सुने हो ना क्या कि नर्म रखते मिजाज अपना जो होते रईस खानदान, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। आई एम गेटिंग फिलोसफिकल, राइट? नो प्रॉब्लम, आइए यहां पर आइए। ही इज रिच, वह रिच है, अमीर है, धनवान है, ये फिर भी ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, लेकिन फिर भी नॉट लेकिन फिर भी ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, फिर भी वो क्या, एक साधारण जिंदगी व्यतीत करता है, जीता है। जबकि आप अच्छे जानते हैं कि अगर कोई रिच है तो अच्छी खासी लाइफ जिएगा, सिंपल लाइफ जीने क्या मतलब। लेकिन बताया ना, ये तभी आएगा ये टॉर्बेट जब कंट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आइडियाज एक दूसरे के क्या है, कंट्रास्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, कंट्रास्टिंग है। ये एक तरीके से ये जो बात हम आप करें वो एकदम अनएक्सपेक्टेडनेस ना, अनएक्सपेक्टेडनेस, इस चीज को, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इस चीज को शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब कोई अमीर है, 2-4 10 करोड़ 50 करोड़ रुपये है उसके पास, तो हम अब क्या इमेजिन करेंगे कि रेंजर चलेगा, हाँ, स्कूटी चलेगा धूप में? अरे यार निकलवाएगा बढ़िया से मर्सिडीज फॉर्च्यूनर, हाँ, वॉल्वो कोई कार, और बढ़िया जहाँ कोई खतरा न रहे लड़ने बैठने के बाद, हाँ, बढ़िया से एसी उसी लगा के एकदम मामला टाइट रहेगा बाबू। अक्सर ऐसा ही देखा है हम लोगों ने, राइट? लेकिन यह मामला है थोड़ा सा उल्टा, कंट्रास्टिंग आइडियाज है, ठीक। ये तो हो गई कि जो मतलब अमीर आदमी है फिर भी सिंपल लाइफ जी रहा है, सबको मान सम्मान देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई बात कर रहा है कि नहीं नहीं कम से कम खर्च करो, ये करो वो करो दुनिया करो, तो ये भी एक चांस हो सकता है कि हो सकता है मतलब उसकी जेब में पैसा वैसा नहीं है, लप्पू जन्ना आदमी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो उनकी बात नहीं हो रही है, खाए खाइए ना नहाए तड़के, उनकी बात नहीं है। यहाँ बात ऐसे लोगों की हो रही है जो रिच तो हैं लेकिन उसके बाद भी सलीका जानते हैं जीवन जीने का, बहुराते नहीं है ना। नेक्स्ट, आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। आई स्टडीड हार्ड, मैंने खूब परिश्रम किया है, ये फिर भी, अब देखो कोई कठिन परिश्रम किया जिसका मतलब दिमाग में आता है भाई खूब एकदम ईमानदारी से लगा था, और फिर भी देखो और लगा दिए यानी पास हो गया। लेकिन अगर फिर भी लगा तो मामला डिस्टर्ब हो गया ना। अगर किसी ने कठिन परिश्रम किया है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, अच्छा कुछ होना चाहिए ना। लेकिन कोई खूब दिन रात मेहनत किया फिर क्या होगा, रिजल्ट ये हुआ कि फेल हो गया, तभी तो कंट्रास्टिंग होगा ना ये चीज। तो आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया या कठिन पढ़ाई करी, खूब अच्छे से पढ़ाई करी, येट फिर भी आई डिड नॉट पास, आई डिडंट पास, फिर भी मैं पास नहीं हुआ। तो किसी ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की तो पास होना चाहिए था, फिर भी वो पास नहीं हुआ। तो ये आइडियाज क्या है, एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, यहां पर ये हटाएगा, कोई दिक्कत। अब आप ये चीज ये देख रहे होंगे कि बट और येट दोनों एक दूसरे के काफी सिमिलर हैं, तो हम इसके थोड़ा सा डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि बट और व्हाट में व्हाट आर द डिफरेंसेस। ओके, आइए।
देख, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन what is the difference between but and yet। तो but और yet में अंतर क्या है, खुद ध्यान से समझना भैया। ये जो but है ना, ये सिर्फ सिंपल कंट्रास्ट को शो करेगा, सिंपल कंट्रास्ट, मतलब ये सिर्फ कंट्रास्ट बताएगा बस कि ये आइडिया इसके अपोजिट है, ठीक है। वो अमीर है लेकिन बेकार आदमी है, ऐसा। लेकिन जो येट है वो जो कंट्रास्टिंग आइडियाज होंगे उसके, वो आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा सरप्राइज करने वाले होंगे, या बताया ना अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, सरप्राइज या फिर अनएक्सपेक्टेडनेस, ठीक है। मतलब ऐसा कोई आउटकम, ऐसा कोई रिजल्ट जो हम सोचे ही ना हो, ऐसा समझ, जो एक्सपेक्ट ही हम आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी आशा ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये हो जाए, ठीक है। जैसे आपने कहा, हे भैया वो कब बहुत मारे लेकिन उठा ना, तो ये एकदम सिंपल कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। उसको बहुत मारा गया था लेकिन वो उठ गया, ठीक है, बस बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहा गया, ये भैया को बहुत मारे लेकिन फिर जानता है, फिर भी वो उठा और बहुत मारा उसको, मतलब एकदम मरने का था, फिर भी उठा और एकदम मारा, धुआं कर दिया। ये क्या था जानते हो, मतलब कोई किसी को मार दिया गया है वो, लेकिन वो उठ गया, उठ के बैठ गया कहीं खम्भा उम्बा इसे पकड़ के। तो ये क्या था, एक कंट्रास्टिंग आइडियाज था, मतलब उठने का हालत नहीं था लेकिन उठा। लेकिन एकदम सरप्राइज वाला मामला क्या होगा, सिर्फ उठा ही नहीं बल्कि सामने वाले को मार के एकदम भूसा कर दिया, किसान, समझ गए ना। तो ये है येट, सिर्फ उठ के कहीं कोना वोना देख के बैठ गया, बट है उठा और मार के एकदम पूरा सामने वाले को धराशायी कर दिया, ये येट है। तो कंट्रास्टिंग ये जो डिग्री है, कहने का मतलब दोनों के कंट्रास्ट की जो डिग्री है उसमें येट की डिग्री बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात ना, जब डिग्री कम हो कंट्रास्टिंग की, ठीक है, कंट्रास्ट होने की, तो बट लगाइएगा, जब डिग्री बहुत ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, येट। समझ में आई बात ना। जैसे देखिए एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, एकदम आराम से समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड एक्चुअली। जैसे लिखा गया, दैट गर्ल was is small, that girl is small, that girl is small but strong, ठीक है। अब यहां पर दैट गर्ल सब्जेक्ट हमारा बेटा कॉमन है, इस वजह से यहां पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा गया, दैट गर्ल इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। दूसरा देखिए, सॉरी, दैट गर्ल was small yet she lifted the heavy box, ठीक है। समझिए क्या कहा गया, ये रहा हमारा कन्वेंशन, दैट गर्ल इज स्मॉल, वो लड़की छोटी है लेकिन स्ट्रांग है, छोटी है लेकिन स्ट्रांग है, बस बात यहीं पे खत्म हो गई, आगे उसके कुछ कहा नहीं जा रहा है, ठीक है। छोटी है तो स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भी कंट्रास्टिंग आइडियाज को ऐड करता है, ठीक है। लेकिन एक तरीके का जब सरप्राइज वाला फीलिंग आए कंट्रास्ट में आपके, ये कोई ऐसा रिजल्ट आया है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी हम आशा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये यूज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या लिखेगा, दैट गर्ल वाज स्मॉल, वो लड़की क्या थी, छोटी थी, येट फिर भी सी लिफ्टेड द हैवी बॉक्स, फिर भी उसने हैवी बॉक्स क्या किया, उठा लिया। समझ में आई बात। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बट एंड येट, ओके।
अब सो की बात कर लेते हैं हम आप। सो भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। सेंस क्या देगा है, किस सेंस में यूज होता है, देयरफॉर या फिर एज अ रिजल्ट, ठीक है। हिंदी में सेंस क्या आएगा, इसलिए। हिंदी में सेंस क्या होगा इसका, इसलिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बताया गया है। कॉज यानी कि कारण, कारण और इफेक्ट को शो करता है। इफेक्ट यानी कि रिजल्ट, ठीक है। तो इफेक्ट और रिजल्ट वाले ही क्लॉज के साथ हमारा शो लगा होगा, ये जाने रहिएगा, ठीक है। जिसका मतलब होता है प्रभाव या उसका परिणाम, ठीक है। दो क्लॉजेस होंगे, अच्छे से जानते हैं आप। तो एक में कॉज होगा कारण और उसका रिजल्ट होगा, प्रभाव होगा। तो जो रिजल्ट वाली क्लॉज है यानी कि जो दूसरी क्लॉज होगी हमारी, उसी के साथ हमारा ये शो लगा रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे सी वॉज सिक, पहला एग्जांपल, सी वॉज सिक सो सी स्टेड होम। दूसरा एग्जांपल, इट वॉज रेनिंग so we took an umbrella, okay. Next, I was hungry so I made a samosa, ठीक है, एक्सेट्रा। देखो क्या कहा गया, सी वॉज सिक, वो बीमार थी, सो ये हमारा कंजंक्शन है, इसलिए देयरफॉर सी स्टेड होम। सी वॉज सिक एज अ रिजल्ट सी स्टेड होम, चाहे जो लगाइए आप। तो करेक्ट, सी वॉज सिक ये है कॉज, कारण है हमारा। सी स्टेड होम, वो घर पे रुक गई, ठीक है। वो घर पे रुक गई, इसका कारण क्या था कि वो बीमार थी, वो घर पे रुकी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो, सॉरी, वो बीमार थी, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो घर पे रुक गई। समझ में आई बात ना, कॉज इफेक्ट। बीमार थी, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ कि वो घर पे रुक गई, नहीं तो जाती, राइट। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो इसलिए वी टूक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश ना होती तो क्या हम छाता लेता है, नहीं लेता। तो छाता लेना क्या है, रिजल्ट है, इफेक्ट है। इसका कारण क्या था, बारिश का होना। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, सो इसलिए आई मेड अ समोसा, इसलिए मैंने क्या बनाया, एक समोसा बना। मैंने समोसा बनाया, ये तो एक रिजल्ट है ना भाई, मैंने समोसा बना लिया, मैंने समोसा बनाया, मैंने समोसा खाया। क्यों बनाया, क्यों खाया, कारण क्या था, कॉज क्या था इसका कि ये मैं भूखा था, राइट। तो कॉज एंड इफेक्ट की जब बात होगी तो वहां पर सो आएगा, राइट। हिंदी में सेंस क्या देगा, इसलिए। अब कुछ बच्चे सो और बिकॉज में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सो एंड बिकॉज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
पहले लिख लेते हैं एग्जांपल्स, फिर मैं आपको समझाता हूं। आई वॉज हंग्री सो आई एट। ठीक है, आई एट बिकॉज आई वॉज हंग्री। ओके, एग्जाम्पल से मैं समझिएगा। सो एंड बिकॉज, देखो सो आप अच्छे से जानते हो, अभी अभी हमने देखा बाबू कि ये हमेशा रिजल्ट की बात करेगा। ठीक है, रिजल्ट की बात करेगा, इफेक्ट की बात करेगा, जबकि सो रीजन की बात करता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। सो रिजल्ट की बात करेगा, परिणाम की बात करेगा, बिकॉज रीजन कारण की बात करेगा ना, कि कुछ होने का कारण क्या है, तो कारण की जो बात करेगा बिकॉज आएगा। जब रिजल्ट की बात करेंगे तो सो आएगा। ठीक, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि सो एक कोऑर्डिनेट कंडीशन है जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। ठीक है, बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंडीशन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखा गया, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। सो आई एट, इसलिए मैंने खा लिया। तो सो आई एट ये क्या है, ये रिजल्ट है ना। इसका कारण क्या था, रीजन। कारण क्या था, कॉज क्या था इसका, कॉज का मतलब रीजन होता है, कारण। आई वॉज हंग्री, लेकिन हमको रिजल्ट शो करना है ना, तो इसलिए कंडीशन क्या लगा दिया हम, सो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमारा ये है, ये नहीं है। अब देखिए क्या कहा, आई एट, मैंने खा लिया। ये एक तरीके का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब हमको शो करने का कारण क्या था भाई, तो कारण जब हम रीजन को दिखाना होगा तो हम बिकॉज यूज करेंगे। तो क्या होगा, आई एट बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने खा लिया। ठीक है, मैं भूखा था इसलिए मैंने खा लिया। इसका भी हिंदी में सेंस वही होगा सेम, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो सो लगाएंगे। ठीक है, जब रिजल्ट शो करना है, लेकिन अगर हमको रीजन शो करना है तो बिकॉज लगाएंगे। ठीक है, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, दिस इज कॉज। रिजल्ट क्या है इसका, कि सो आई एट, सो आई बीट। ओके, आई एट, मैंने खा लिया, दिस इज द रिजल्ट। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज आई वॉज हंग्री, दैट्स इट। ओके, so this is the difference between so and because। तो ये आज पूरी जो कोऑर्डिनेट कंडीशन है हमारा, ठीक है, फॉर एंड नॉट बट और इट सो, पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, आई होप यू लव इट, यू एंजॉय, एंड फर्दर if you are facing some kind of issues or problem, feel free to tell me, there is no problem at all. I always here with you. Okay, no problem at all. Have a great day. Thank you so much, and see you in the next class. Jai Mata Di.